हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यह उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में शामिल किया जा सकता है? तो यह दृश्य सहायक सामग्री में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, NUEPA यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से संबंधित है, तो यह शैक्षिक योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया के लिए स्कूल में ITC यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 2004 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूलभूत अधिकार के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो वर्ष 2009 में से अधिनियमित किया था। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1998 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, तो यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। अगला प्रश्न है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं, तो इसमें प्राथमिक स्तर के छात्र रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो वो है कहानी विधि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो यह आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो यह 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हो गया था? तो यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षण छात्र अनुपात है, तो यह अनुपात है 1:40। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने शिक्षक की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, तो यह शिक्षा को माना है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षा के कौन से चर में आता है? तो यह मध्यस्थ चर में आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? तो यह 3 चर हैं। अगला प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह शुरू हुआ 26 जनवरी 2008 को। अगला प्रश्न है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की वह धारा है 21A। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो वह है 45 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? तो यह कोठारी शिक्षा आयोग का है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, NCERT जोर देती है, तो यह बाल केंद्र शिक्षा पर शिक्षा के लिए जोर देती है। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, तो यह है केस स्टडी विधि। अगला प्रश्न है, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, यह विभेद कहलाता है, तो यह मूल प्रवृत्ति का विभेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, उसे कहते हैं निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं, तो उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन, परिस्थितियाँ, मूल्यांकन इसके प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि।
अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए, तो उसमें वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं? तो हर्बर्ट ने 5 औपचारिक पद दिए हैं। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है, तो पथ प्रदर्शक की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकेडमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है? तो यह है धारा 24। अगला प्रश्न है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था, तो यह अमेरिका से हुआ था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का समय है, तो यह 5 से 10 मिनट है। अगला प्रश्न है, सहचर्य विधि का आविष्कार किया, तो मॉन्टेसरी ने इसका आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, तो यह फ्रोबेल ने किया। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है, तो यह अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? तो यह किलपैट्रिक ने किया। अगला प्रश्न है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह है श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो इकाई योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है, तो यह हर्बर्ट के सोपान है। अगला प्रश्न है, योजना विधि के मुख्य सोपान है, तो समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष और समाधान इसके मुख्य सोपान है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो यह है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो वह है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, तो यह है ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, पुनर्बर्लन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यह हल ने किया। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक संबंधित है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक होगा? तो यह है 25%। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? तो यह वर्ष 1976 में डाला गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं, तो यह 200 कार्य दिवस हैं। अगला प्रश्न है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है, तो यह केंद्रीय विद्यालयों से है। अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था? तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो LS मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था, तो इनका संबंध उच्च शिक्षा से था। अगला प्रश्न है, NCTE का मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य है शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष श्याम पित्रोदा थे। अगला प्रश्न है, शिक्षक कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है शिक्षण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य शिक्षण कौशलों का विकास करना है। अगला प्रश्न है, UGC की स्थापना हुई थी, तो यह 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है एक निवेश के रूप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी, तो यह 1980 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था, तो इसका गठन 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य का मुख्य घटक है, तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम इसके मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है, तो यह है जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, तो यह कठोर शिल्प होता है। अगला प्रश्न है, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था, तो यह 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो यह यशपाल समिति ने प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया, तो ये स्प्रेंजर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक के 14 कौशलों को दिया था, तो एलन एम रियान ने दिया था।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है, तो यह मैस्लो द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है, तो यह राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो यह था राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो इसका कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया, तो यह वर्ष 1988 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो यह राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तकनीकी के 3 CS का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कंप्यूटर, पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण तकनीकी। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? तो यह खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का जो कौशल है उसका घटक है। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग करना चाहिए? तो सुधारात्मक एवं निरोधात्मक उपागम का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।